नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है ग्रैंड गौरव। आज हम लोग बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर। प्रिवेंटिव मेजर्स बेसिकली इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पार्ट है, जिसमें हम डिस्प्यूट मैकेनिज्म की बात करते हैं। डिस्प्यूट को कैसे प्रिवेंट करें, यानी डिस्प्यूट को प्रिवेंट करने की मशीनरी क्या है या डिस्प्यूट को प्रिवेंट करने के कौन-कौन से तरीके हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स ही एक पार्ट हम लोगों ने बनाया है वीडियो और उसे अपलोड भी करा है और आप लोगों ने उसे देखा और बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मिले हैं उसके रिगार्डिंग। आज हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स को। आज के प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे आर्बिट्रेशन की और आर्बिट्रेशन के साथ कॉन्सिलिएशन प्रोसेस की। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। तो जब भी हम डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत तरह के डिस्प्यूट्स हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। कंटिन्यूअसली वो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं एंड डे बाय डे द सिचुएशन इज गेटिंग कॉम्प्लेक्स। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है डिस्प्यूट मैकेनिज्म का, डिस्प्यूट को हैंडल करने का, दैट इज आर्बिट्रेशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्बिट्रेशन। कहते हैं आर्बिट्रेशन एक सेटलमेंट प्रोसीजर है। हम कह सकते हैं कि आर्बिट्रेशन बेसिकली एक तरह का सेटलमेंट प्रोसीजर है डिस्प्यूट के लिए। अब ये सेटलमेंट प्रोसीजर काम कैसे करता है, तो ये कहा गया है कि आर्बिट्रेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम किसी न्यूट्रल थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं। यानी जिन दो पार्टीज के बीच में कोई भी तरह का प्रॉब्लम या डिस्प्यूट है, हम उनको छोड़ करके हम किसी ऐसे पार्टी को जो थर्ड पार्टी है, जिसका दोनों पार्टीज में से किसी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है, हम उसे इन्वॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो बार्गेनिंग सिचुएशन को भी स्टडी करता है, वो डिफरेंट टर्म्स कंडीशंस, डिफरेंट जो डिस्प्यूट के मैटर हैं उसको भी स्टडी करता है। अब ये देख लेते हैं कि आर्बिट्रेशन के बाद आर्बिट्रेटर कौन होता है। कहते हैं कि एक आर्बिट्रेटर लिसन्स द इश्यूज ऑफ बोथ द पार्टीज। एक आर्बिट्रेटर वो है जो दोनों पार्टी के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को सुनता है, समझता है, गैदर्स इंफॉर्मेशंस and then makes recommendations that are obligatory on both the parties। तो ये चीज है कि थर्ड पार्टी हम उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन दो लोगों के बीच में किसी भी बात को लेकर के डिस्प्यूट है जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनकी बातों को वो सुनता है आर्बिट्रेटर, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, फैक्ट्स इकट्ठा करता है और उन फैक्ट्स के बेसिस पे कुछ रिकमेंडेशंस देता है, कुछ सुझाव देता है, जिन सुझावों को दोनों पार्टीज को मानना आवश्यक है। तो इसी वजह से कहते हैं कि आर्बिट्रेशन जो है एक इफेक्टिव तरीका है, एक इफेक्टिव मींस है रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, यानी किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है आर्बिट्रेशन करना, राइट। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो बात करी है, कोड ऑफ डिसिप्लिन की बात करी, कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करी, बाईपार्टाइट और ट्राईपार्टाइट सेटलमेंट मैकेनिज्म की बात करी। लेकिन अगर देखें आर्बिट्रेशन की बात हम कर रहे हैं, तो आर्बिट्रेशन एक तरह का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख लीजिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन की टेक्निक यूज की जाती है और बेसिकली आर्बिट्रेशन की टेक्निक एक तरह का लीगल इन्वॉल्वमेंट भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज एस्टैब्लिश्ड विथ the concerns of the parties involved and decision is acceptable to them। तो कहते हैं कि ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट कैसे होता है, ये आर्बिट्रेटर का काम क्या है। आर्बिट्रेटर का काम हम लोगों ने ऊपर देखा कि वो दोनों पार्टीज के रिलेटेड इश्यूज को सुनता है, इंफॉर्मेशंस को गैदर करता है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दोनों पार्टी को रिकमेंडेशन देता है that both the parties has to accept and follow। अब यहाँ पे ये चीज आपकी देखने की है कि दोनों पार्टी के कंसर्न्स के ऊपर वो बात करता है और उसके बाद कोई ऐसा डिसीजन लेता है जो मीन है, जो बीच का रास्ता है, जिसे दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करेंगी। लास्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि इट इज क्वाइट क्विक व्हेन कंपेयर्ड टू कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। आर्बिट्रेशन एक बहुत आसान सा तरीका है
जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं, हम ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, तो कोर्ट्स में जाने से यानी किसी भी डिस्प्यूट को लेकर के अगर हम कोर्ट में गए, अगर हम न्यायालय में गए तो वहां पर बहुत टाइम लगेगा, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होगा। ट्रिब्यूनल्स भी ऐसे ही हैं, ट्रिब्यूनल्स में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैं और नेशनल ट्रिब्यूनल्स हैं, जहाँ पर भी पहुंचना और अपनी बात को रखना, उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन और बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर हम आर्बिट्रेशन की बात करें तो आर्बिट्रेशन एक इजी टूल है जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से और कम टाइम में अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ सकते हैं। ये थे आर्बिट्रेशन के कुछ पॉइंट्स। आर्बिट्रेशन के बाद अगला जो पॉइंट है, अगली जो टूल है, मैकेनिज्म है, वो है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन क्या है और ये आर्बिट्रेशन से किस तरह से डिफरेंट है? आर्बिट्रेशन तो आपने देख लिया कि आर्बिट्रेशन थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और वो थर्ड पार्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड इश्यूज और कंसर्न्स को सुनेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उस इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करके जो भी डिसीजन लेगा या जो भी एक बीच का रास्ता निकालेगा, उसे दोनों पार्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये नेशनल ट्रिब्यूनल और जो लेबर कोर्ट्स हैं, उनसे काफी फास्ट ट्रैक सिचुएशन में सोल्यूशन देता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कॉन्सिलिएशन क्या है। तो कहते हैं कॉन्सिलिएशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉइज आर ब्रॉट टुगेदर। पहली चीज ये समझ लीजिए, आर्बिट्रेशन से ये डिफरेंट इस मायने में है, आर्बिट्रेशन में तो एक थर्ड पार्टी होगा, लेकिन कॉन्सिलिएशन की जब हम बात करेंगे तो कॉन्सिलिएशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्कर और एम्प्लॉइज के दोनों पार्टीज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। Conciliator as a third party views to persuade workers and employers to arrive at an agreement by mutual discussion between them। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आर्बिट्रेशन के केस में आपको ये चीज देखने को मिलती है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और वो थर्ड पार्टी दोनों पार्टीज की चीजों को सुनेगा, समझेगा, फैक्ट्स को इकट्ठा करेगा और वो सोल्यूशन देगा। लेकिन कॉन्सिलिएशन में ऐसा नहीं है। तो कह रहा है कॉन्सिलिएटर कौन है? तो कहते हैं कॉन्सिलिएटर एक थर्ड पार्टी है। एक बात इसमें भी आ रही है कि थर्ड पार्टी ये भी है, लेकिन ये थर्ड पार्टी करता क्या है? ये थर्ड पार्टी वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के परसुएट करता है कि वो किसी एग्रीमेंट पे पहुंचे, और वो एग्रीमेंट किस बेसिस पे होगा? म्यूचुअल डिस्कशन के बेसिस पे होगा। कॉन्सिलिएशन में वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों की बातों को कॉन्सिलिएटर सॉरी आर्बिट्रेशन में वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों की बात को आर्बिट्रेटर सुनेगा और एक सॉल्यूशन देगा। कॉन्सिलिएशन में थर्ड पार्टी वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा, दोनों के बीच डिस्कशन कराएगा और उस डिस्कशन से कुछ सॉल्यूशन निकलवाएगा। कहते हैं थर्ड पार्टी में भी एन इंडिविजुअल। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है कॉन्सिलिएशन में? तो कहते हैं कॉन्सिलिएशन में जो थर्ड पार्टी होगा, यानी जो कॉन्सिलिएटर होगा, कॉन्सिलिएटर बेसिकली इंडिविजुअल भी हो सकता है, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जिसमें वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसे हम लोग मीडिएटर्स भी कह सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। आर्बिट्रेटर बिल्कुल थर्ड पार्टी होता है, वो अननोन होता है। लेकिन कॉन्सिलिएशन में ऐसा है कि कॉन्सिलिएशन में कोई थर्ड पार्टी खड़ा तो होगा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, लेकिन उसकी एक बात यह है कि दोनों पार्टीज को डिस्प्यूट से रिलेटेड इश्यूज पर बात करने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा, दोनों के बीच बात कराएगा और बात के थ्रू जो है कुछ म्यूचुअल डिस्कशन करके एक एग्रीमेंट पे पहुंचने के लेवल पे उन्हें पहुंचाएगा। तो इसे मीडिएटर भी कहते हैं। अच्छा, एक बात और जो यहाँ समझनी है आपको, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को अगर देखें, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है, ये कहता है कि कॉन्सिलिएटर कौन होगा या कॉन्सिलिएटर को हम कैसे अपॉइंट करेंगे। तो ये 1947 जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ये बताता है कि कोई भी स्टेट इनएक्टमेंट, यानी कोई भी राज्य का जो कानून है, किसी भी राज्य का जो कानून है, वो कॉन्सिलिएटर को अपॉइंटमेंट के लिए काम आ सकता है, या फिर गवर्नमेंट अपनी ओर से किसी एक कॉन्सिलिएटर को अपॉइंट कर सकती है मीडिएशन के लिए। ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सेटलमेंट को प्रमोट करने के लिए अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से किसी को अपॉइंट करना चाहे तो अपनी तरफ से कर सकती है। किसी स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी कॉन्सिलिएटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वहां पर भी ये चीज हो सकती है। यानी इट डिपेंड्स
कि जो सेटलमेंट होगा दोनों पार्टीज के बीच में, कौन कराता है। अब ये देखते हैं कि कॉन्सिलिएशन में और क्या-क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहली चीज हमें समझनी है, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर कौन होता है। कहते हैं कि कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एक अथॉरिटी है जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है मीडिएशन के लिए। यानी दो पार्टीज के बीच में, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में सपोज कोई डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन ठीक तरीके से हो नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट जो है जब इस बढ़े हुए डिस्प्यूट को देखती है तो अपनी तरफ से एक कॉन्सिलिएटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करती है। ये जो कॉन्सिलिएटिंग ऑफिसर है उसे पूरा राइट होता है, उसे पूरा राइट होता है कि अपने जितना भी ये डिस्प्यूट है दो पार्टीज के बीच में, इन दो पार्टीज के हर एक मैटर को सुने समझे, और इसके पास एक सिविल कोर्ट का पावर होता है। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर कौन है, आप समझ गए होंगे। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर जो है गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड एक अथॉरिटी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ग्रुप हो, और उसका काम ये है कि वो डिफरेंट डिस्प्यूट्स को नोटिस करे, और अपने जो कोर्ट की पावर उसके पास है, न्यायालय की शक्ति उसके पास है, उसके डिसीजंस को सभी को मानना होगा, इस पावर का वो यूज करे। एक और बात जो कही जाती है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के बारे में कि ही इज सपोज टू गिव जजमेंट विद इन 14 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग। यानी अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी मैटर कॉन्सिलिएटिंग ऑफिसर के हाथ में चला गया, तो एक बार कॉन्सिलिएटिंग ऑफिसर के पास कोई भी डिस्प्यूट रिलेटेड मैटर जाने पे उस ऑफिसर को 14 दिनों के अंदर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देना है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कंसिलिएटिंग ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता कि वो डिले करेगा, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन के मीडियम है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जिसमें लीगल अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें सर्टेन लॉज और एक्ट्स इन्वॉल्व हैं। हम लोगों ने पहले ये देखा था कि डिस्प्यूट हैंडलिंग मैकेनिज्म में कुछ डिस्प्यूट हैंडलिंग मैकेनिज्म ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हैं, लेकिन ये डिस्प्यूट हैंडलिंग मैकेनिज्म तब काम आते हैं, जैसा कि आर्बिट्रेशन देखा हम लोगों ने, कॉन्सिलिएशन देख रहे हैं, ये तब काम आते हैं जब डिस्प्यूट का लेवल और बढ़ गया है और इसमें या तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए या किसी सर्टेन लॉ के बेसिस पे हम उसका सोल्यूशन दे पाए। देखते हैं बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन क्या होता है, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएटर्स में कौन सी चीजें हैं। कहते हैं कि अगर हम एक बोर्ड बनाते हैं, देखिए बोर्ड क्या है, तो पहले कहते हैं ये बोर्ड एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है। ठीक, अब ट्राइपार्टाइट की बात हम लोगों ने करी थी, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ट्राइपार्टाइट का मतलब क्या है। ट्राइपार्टाइट का मतलब है जहाँ तीन अलग अलग पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होगा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो ये तीन पार्टीज कौन सी हैं, एम्प्लॉयर के लेवल से, एम्प्लॉइज के लेवल से, एक थर्ड पार्टी जिसमें गवर्नमेंट इंक्लूड होती है या फिर सर्टेन एक्ट्स या लॉज इंक्लूडेड होते हैं। अगर बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन की बात करें तो कहता है कि द बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन इज एन एडहॉक tripartite body having the powers of a civil court created for a specific dispute. ब्रैकेट में देख पा रहे होंगे आप, when the conciliation officer fails to resolve the dispute within a time frame, the board is appointed. अभी आपने कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की बात करी, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड एक पर्सन है, तो हर मैटर को सुनेगा और सुन करके 14 दिनों के अंदर उस डिस्प्यूट का निपटारा करेगा। लेकिन अगर अगर हम कहते हैं कि कॉन्सिलिएटिंग ऑफिसर जो है 14 डेज में मैटर को सुन करके और उसका सोल्यूशन, डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन नहीं देता है, ऐसी सिचुएशन में बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन का गठन होता है। और ये बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, एक एडहॉक बॉडी है, एक टेम्पररी नेचर की बॉडी है। इसका एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ इसी पर्पज से हो रहा है कि मैटर को सुनना है, मैटर को सुन करके उसका सोल्यूशन देना है, और ये जो ग्रुप है, बोर्ड है, ये अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। ये ट्राइपार्टाइट बॉडी है, इसमें तीनों के लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। इसमें एम्प्लॉयर के लोग भी आएंगे, एम्प्लॉइज के लेवल के भी लोग होंगे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से पूरा बोर्ड होगा जिसमें सर्टेन मेंबर्स होंगे, जिसमें 2, 4, 5 मेंबर हो सकते हैं। तो इस बोर्ड का काम यही है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए अगर कॉन्सिलिएटिंग ऑफिसर 14 डेज में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देता है। अब थोड़ा और देखते हैं कि कॉन्सिलिएशन में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या है।
कहते हैं इन केस ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स फेल्स, अगर कॉन्सिलिएशन की प्रोसीडिंग्स फिर भी फेल होती हैं, ऐसी सिचुएशन में डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए एक कोर्ट इंक्वायरी की जा सकती है। और कोर्ट इंक्वायरी करने पर क्या होगा कि डिस्प्यूट से रिलेटेड हर मैटर को, हर रिपोर्ट को, हर चीज को 6 महीने के अंदर सबमिट करना होगा। राइट, अभी ये देखिए क्या है, ये कॉन्सिलिएशन भी 3 स्टेजेस में चल रही है। तो कॉन्सिलिएशन में ये कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम को दोनों पार्टीज को बिठा करके सॉल्व कर लिया जाए, थर्ड पार्टी बिठाएगी। लेकिन अगर दोनों पार्टीज को बिठा करके थर्ड पार्टी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर पाती है, तब क्या होगा, तब कॉन्सिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट होगा। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर 14 दिनों में अपनी प्रॉब्लम को सुनेगा, दोनों पार्टीज की प्रॉब्लम को सुनेगा, दोनों पार्टीज के डिस्प्यूट्स को सुनेगा, और उसके बाद 14 दिन के अंदर उसका निपटारा करना है। अगर वो नहीं कर पाता फिर क्या होगा, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएटर्स डेवलप की जाएगी, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएटर्स बनाई जाएगी। और अगर बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएटर्स भी सारे प्रोसीडिंग्स के बाद कहीं ना कहीं मैटर को रिजॉल्व करने में, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में असमर्थ है, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकती है और 6 महीने के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है उसे अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। ये देखें मीडिएटर्स की बात हम लोगों ने, कॉन्सिलिएटर कौन होता है, तो कहा हम लोगों ने कि कॉन्सिलिएटर एक मीडिएटर होता है। तो कह रहा है कि मीडिएटर एक्ट एज कम्युनिकेशन कैटलिस्ट। अच्छा देखिए, ये जो कॉन्सिलिएटर है इसका काम क्या है, दो लोगों की डिस्प्यूट में, दो लोगों के बीच में कॉन्सिलिएटर करता क्या है, तो कॉन्सिलिएटर दो लोगों के बीच में इस तरह से बहुत ही स्मार्ट वे में कम्युनिकेशन करता है कि वो दोनों लोगों के बीच में होने वाली जितनी चीजें हैं, जितने इश्यूज हैं, सारे इश्यूज को निकलवा सके। अब ये निकलवा सके इसका मतलब आप समझिए, ये एक तरह से स्टिमुलेट करता है, मीडिएटर के तौर पर काम करता है। और मीडिएटर का काम क्या है कि कुछ कुछ चीजें बोल बोल करके दोनों पार्टीज की तरफ से जो भी सच्चाई है, जो भी ट्रुथ है, उसको वो निकलवा सके। फिर आगे देखिए कह रहा है, एंड देयर इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन देयर इम्पार्शियलिटी। और ये तभी संभव है जब जब कंसिलिएटिंग ऑफिसर या बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएटर्स या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जितने लोग हैं वो, ये सारे लोग इम्पार्शियल होंगे। मीडिएटर कौन होगा, मीडिएटर एक वो व्यक्ति होगा दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा बात करा सके, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करा सके, ज्यादा से ज्यादा गलतफहमी या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक दूसरे के लेवल पे बात करा सके, ऐसा ही पर्सन मीडिएटर है। इसीलिए कह रहा है कि मीडिएटर जितना इम्पार्शियल होगा, जितना वो फेवर नहीं करेगा दूसरों को, उतना ही बढ़िया है। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि वो किसी पार्टी का फेवर नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज का ट्रस्ट वो जीत लेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कॉन्सिलिएशन क्या है। कॉन्सिलिएशन के बाद जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एडजुडिकेशन। अब आपने आर्बिट्रेशन देखा, आर्बिट्रेशन एक स्मॉलर लेवल की चीज है। उसके बाद कॉन्सिलिएशन आपने देखा। कॉन्सिलिएशन के बाद तीसरी चीज है जिसे हम लोग एडजुडिकेशन कहते हैं। एडजुडिकेशन का सीधा सीधा मतलब है कि ये हम जुडिशियल प्रोसेस में जा रहे हैं। जुडिशियल प्रोसेस का मतलब कोर्ट रिलेटेड प्रोसेस। अब इसमें क्या है, कौन सी चीजें आती हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं। कहते हैं एडजुडिकेशन का मतलब क्या है, एडजुडिकेशन का मतलब है मैंडेटरी सेटलमेंट। एडजुडिकेशन मीन्स अ मैंडेटरी सेटलमेंट फॉर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय लेबर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल। हम लोगों ने पहले भी बात करी थोड़ा सा कि इंडिया में डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में बना। और जब इंडिया में 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना, तो उस टाइम ये भी डिसाइड हुआ कि अगर इंडस्ट्री रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होते हैं तो उनका सेटलमेंट किस तरह से होगा। तो उनका सेटलमेंट करने के लिए सर्टेन एक्ट्स के बेसिस पे या तो लेबर कोर्ट में कोई मामला लेकर जाएगा, या फिर ऑल इंडिया लेवल पे इन मामलों को सुनने के लिए और इन पे सॉल्यूशन देने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। ये ट्रिब्यूनल्स का काम क्या है, जितने भी इंडस्ट्री रिलेटेड डिस्प्यूट हैं जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हो सकते हैं, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में हो सकते हैं, ये उन मामलों को सुनते हैं। ट्रिब्यूनल्स कौन होते हैं, तो ट्रिब्यूनल्स वही हैं जो उन मामलों को सुनते हैं और उन मामलों को सुन करके सॉल्यूशन देने का काम करते हैं।
ये दो तरह के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होते हैं और दूसरा नेशनल ट्रिब्यूनल होते हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल वो होते हैं जो कहते हैं कि लेबर कोर्ट के पैरेलल या लेबर कोर्ट के जैसे ही इंडस्ट्री रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, उनका हियरिंग करते हैं। नेशनल ट्रिब्यूनल कौन से हैं? जहां जहां कोई भी मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का हो सकता है, जहां कोई भी इंडस्ट्री रिलेटेड डिस्प्यूट ऐसा है जिसका इम्पैक्ट अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस नेशन, हर इंडस्ट्री में उस डिसीजन का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ऐसे जो मैटर्स हैं जो बहुत ज्यादा क्रूशियल, ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें नेशनल लेवल का, नेशनल इंपॉर्टेंस का समझा जाता है, उन्हें नेशनल ट्रिब्यूनल्स में डील किया जाता है। अब देखते हैं, कह रहा है कि जनरली द गवर्नमेंट डीम्स अ डिस्प्यूट फॉर एडजुडिकेशन डिपेंडिंग ऑन द फेलियर ऑफ कंसिलिएटिंग प्रोसीडिंग्स। हम लोगों ने ये देखा, आर्बिट्रेशन फेल होगा, कॉन्सिलिएशन की तरफ जाएंगे। कॉन्सिलिएशन भी फेल हुआ, अगर कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस जिसे हमने फॉलो किया अगर वो फेल हो रहा है, तो उसके फेल होने पर फिर डिस्प्यूट के सेटलमेंट का जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट सीधे एडजुडिकेशन यानी लॉ के बेसिस पे को सॉल्व करने की तरफ लेके जाती है। तो ये तभी होता है जब कॉन्सिलिएशन की सारी प्रोसीडिंग्स फेल हो रही हैं, गवर्नमेंट ये मान लेती है कि ये मामला अब एडजुडिकेशन में जाना चाहिए। अब सेक्शन 10 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कहता है कि डिस्प्यूट लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स में इस तरह के जो भी डिस्प्यूट हैं जो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग से हैंडल नहीं हो रहे, तो उनको हैंडल करने के लिए या तो मैटर लेबर कोर्ट में जाना चाहिए या मैटर ट्रिब्यूनल्स में जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल्स में दो तरह के ट्रिब्यूनल्स की बात मैंने करी, एक जिसे हमने कहा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, दूसरा जिसे हमने कहा नेशनल ट्रिब्यूनल। Disputes are generally referred to adjudication on the recommendation of the conciliation officer who had dealt with them earlier. ये भी समझना है कि देखिए 1947 में सेक्शन 10 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये कहता है कि कॉन्सिलिएशन की प्रोसीडिंग के फेल होने पे ही कोई भी मैटर जो डिस्प्यूट का है वो लेबर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में आना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी समझनी है, जब हम कोई मैटर लेबर कोर्ट में ला रहे हैं या ट्रिब्यूनल में ला रहे हैं, इसको और ज्यादा अच्छे से सॉल्व कराने के लिए जो कॉन्सिलिएटिंग ऑफिसर है जो कि डील कर रहा था अभी तक, यानी कॉन्सिलिएटिंग ऑफिसर के पास अभी तक मैटर था लेकिन उस मैटर को वो डील करके कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया। यहाँ पर यह है कि सेक्शन 10 कहता है कि उसकी रिकमेंडेशंस चलेंगी, उसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे भी यहाँ डिसीजन लिया जाएगा कि उसने अपने ऑब्जर्वेशन में, उसने अपनी स्टडी में क्या देखा और क्या पाया जिसके बेसिस पे वहां पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो नहीं दे पाया। तो वो जो रिकमेंडेशन करेगा, जो चीजों को रेफर करेगा, वो जो चीजें बताएगा, उनका भी यहाँ संज्ञान लिया जाएगा। लास्ट जो पॉइंट है इसका वो कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज अ डिस्क्रिशनरी पावर। तो गवर्नमेंट के पास अपना विवेकाधिकार की शक्ति है कि वो कॉन्सिलिएटिंग ऑफिसर की बातों को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अब यहाँ पर ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि कोर्ट है, कोर्ट को बिना फेवरिज्म के, बिना बायसनेस के डिसीजन देना है। तो अगर गवर्नमेंट को भी कहीं से भी ये लगा, एडजुडिकेशन में लेबर कोर्ट में मैटर चल रहा है, ट्रिब्यूनल्स में मैटर चल रहा है, गवर्नमेंट को कहीं से भी ये लगा कि जो कॉन्सिलिएटिंग ऑफिसर है वो चीजें ठीक से नहीं रख रहा है या चीजें कहीं ना कहीं बायस्ड वे में आ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट हैज द पावर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशंस। उसके रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट अपने तरीके से या तो एक्सेप्ट कर सकती है या तो रिजेक्ट कर सकती है। एडजुडिकेशन में आपने इतनी सारी चीजें देखी, थोड़ा कुछ और चीजें बची हुई हैं। हम एडजुडिकेशन की बात करते हैं तो कह रहा है, पहला जो पॉइंट है इसका ये कह रहा है, स्लाइड पे आप देख रहे हैं, it is obvious that once is referred for adjudication, the verdict of a labor court or tribunal is binding on both the parties. ये बहुत बड़ी बात है। आप आर्बिट्रेशन में गए, आपने सॉल्व नहीं किया प्रॉब्लम को, आप कॉन्सिलिएशन में गए, आपने सॉल्व नहीं किया, लेकिन एक बार अगर एडजुडिकेशन में आ गए, एक बार अगर कोर्ट के दरवाजे तक आ गए, तो कोर्ट जो फैसला देगी उस फैसले को
लेबर कोर्ट जो फैसला देगा या फिर ट्रिब्यूनल्स जो फैसला देंगे, उस फैसले को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और दोनों पार्टीज को ये बाइंडिंग होगा। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट कह रहा है, ये एडजुडिकेशन जो है सबसे लास्ट वेपन है डिस्प्यूट हैंडलिंग का, और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एडजुडिकेशन में, क्योंकि ये इट इज रन बाय लॉ, ये लॉ के बेसिस पे जितनी चीजें होंगी उन चीजों को बड़े आराम से हैंडल करेगा और उसे रिजॉल्व भी करेगा। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व इस तरह से किया जाएगा। नाउ अभी ये देखते हैं कि जब हम ये बात कह रहे हैं कि एडजुडिकेशन चल रहा है, एडजुडिकेशन में चीजें जानी चाहिए, तो एडजुडिकेशन एक 3 tiered सिस्टम है। एडजुडिकेशन को हम 3 tiered सिस्टम कहते हैं। ये 3 tiered सिस्टम इसलिए कि लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, कोई प्रॉब्लम किस तरह की है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम के बेसिस पे, डिस्प्यूट किस तरह का है, किस लेवल का है, इसके बेसिस पे एडजुडिकेशन में 3 पैरेलल सिस्टम बने हैं। पहला है लेबर कोर्ट, दूसरा है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और तीसरा है नेशनल ट्रिब्यूनल। तो इसमें लेबर कोर्ट में वो चीजें जाएंगी जो लेबर या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में वो चीजें जाएंगी जिनका रिलेशन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है, तो वर्कर और एम्प्लॉय के लेवल पे थोड़ा कम हो सकता है। और नेशनल ट्रिब्यूनल में मैंने कहा कि नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें या वो चीजें जाएंगी जो पूरी इंडस्ट्री को अक्रॉस नेशन इम्पैक्ट करती हैं। यहाँ तक आपने देखा एडजुडिकेशन की इतनी सारी चीजें। एडजुडिकेशन इज अ 3 layered सिस्टम। अब लेबर कोड की बात हम कर रहे हैं, लेबर कोड क्या है जरा इसे देख लेते हैं। तो कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 मेंबर। लेबर कोड की जब हम बात करेंगे तो उसमें केवल एक मेंबर होगा जो कि हाई कोर्ट का जज होगा। नहीं, अगर कोई मैटर, अगर कोई डिस्प्यूट लेबर कोर्ट में गया है तो जो मैटर डिस्प्यूट या जो भी प्रॉब्लम लेबर कोर्ट में जा रही है, उस प्रॉब्लम को सुनने के लिए वो जो हियरिंग होगी लेबर कोर्ट में, उसे कौन सुनेगा? वहां पर एक ही पर्सन सुनेगा, जो पर्सन हाई कोर्ट का जज होगा। और दूसरी जो चीज कही जा रही है, इट इज मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द डिस्प्यूट एक्ट 1947। 1947 में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना है, उस डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन सेकंड शेड्यूल में इसकी बात की गई है। यानी देखेंगे 3 शेड्यूल बनाए गए हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बेसिस पे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बेसिस पे 3 शेड्यूल बने हैं, जिसमें लेबर कोर्ट की बात कहाँ की जाती है? सेकंड शेड्यूल में की जाती है। तीसरा पॉइंट जो कह रहा है, इट डील्स विथ द इश्यूज ऑफ इलीगैलिटी, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। देखिए साफ साफ बता रहा है कि लेबर कोर्ट में इलीगल कोई भी प्रैक्टिस है जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रही थी, या तो वो सुनी जाएगी, स्ट्राइक से रिलेटेड मैटर्स सुने जाएंगे, लॉकआउट से रिलेटेड मैटर्स सुने जाएंगे। अच्छा, इट ऑल्सो डील्स विद द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अगर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर काम कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उससे रिलेटेड भी कोई मैटर है तो उस पर भी इस कोर्ट में सुनवाई होगी। और लास्ट पॉइंट आपका कह रहा है, इट ऑल्सो टेक्स द मैटर ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो लॉ या गवर्नमेंट कहता है कि ये चीज इंडस्ट्री में होनी चाहिए, अगर वो नहीं हो रही है तो ऐसे मैटर भी कोर्ट में जाते हैं। लेबर कोर्ट का ये पार्ट है। अभी आपने लेबर कोर्ट देखा, लेबर कोर्ट के बाद दूसरा है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में क्या है भाई, से भी देख लेते हैं। तो कह रहा है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में क्या है, तो कहते हैं ओनली 1 मेंबर होगा जो इंडस्ट्री के लॉ का एक्सपर्ट होगा। दूसरी यहाँ पर भी बात कही जा रही है कि 1947 जो डिस्प्यूट एक्ट बना है, उसके सेकंड और थर्ड शेड्यूल में इसे रखा गया है। अभी आपने देखा लेबर कोर्ट का मेंशन कहाँ है? लेबर कोर्ट मेंशन है सेकंड शेड्यूल में, लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को कहाँ मेंशन किया गया है? तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को 1947 डिस्प्यूट एक्ट के अंदर सेकंड और थर्ड शेड्यूल में रखा गया है। अब अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है, इट डील्स विद द इश्यूज ऑफ वेजेस। देखिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स किन किन मैटर्स को डिस्कस करेगा, किन किन मैटर्स में अपनी चीजों को सुनवाई करेगा जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर किसी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में ऐसा डिस्प्यूट है जो वेज रिलेटेड है, पेमेंट के मोड से रिलेटेड है कि ऑनलाइन पेमेंट होगा, कैश पेमेंट होगा, 15 दिन में होगा, 1 महीने में होगा, वर्क आवर का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रेस्ट पीरियड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मजदूरों को छुट्टी मिल रही है नहीं मिल रही है, इन सारे मैटर्स के मामले में
जो भी सुनवाई होगी डिस्प्यूट के केस में वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में होगी। डील्स विथ द इश्यूज ऑफ बोनस प्रोविडेंट फंड। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच बोनस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कोई बात हो गई, ग्रेच्युटी या रूल ऑफ डिसिप्लिन, अगर इससे रिलेटेड कोई भी मैटर है तो वो सारे मैटर जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में सुनी जाएंगे। यहाँ लास्ट पॉइंट जो है ये भी वही चीज कह रहा है कि इसके अलावा कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन यानी कोई भी चीज जिसे लॉ गवर्नमेंट सर्टेन एक्ट्स के बेसिस पे इम्पोर्टेंट समझती है, जो इंडस्ट्रीज में होना चाहिए और नहीं हो रहा है, तो उस पर भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में सुनवाई हो सकती है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के बाद नेशनल ट्रिब्यूनल्स होते हैं। नेशनल ट्रिब्यूनल क्या है, तो लास्ट में आप देख पा रहे हैं तो कह रहा है कि इट कंसिस्ट द मेंबर अपॉइंटेड इलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल ट्रिब्यूनल में जो जज होगा, जो अथॉरिटी होगी, जो मैटर को सुनेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड या इलेक्टेड होगा। 1947 जो डिस्प्यूट एक्ट है उसके तहत नेशनल ट्रिब्यूनल की बात कहाँ की गई है, तो जैसे आपने देखा लेबर कोड की बात सेकंड शेड्यूल में की गई है। उसके बाद आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है उसकी बात सेकंड और थर्ड शेड्यूल में की गई है। इसी तरह से नेशनल ट्रिब्यूनल की बात भी सेकंड और थर्ड शेड्यूल में की गई है। अगला जो पॉइंट है कह रहा है इट डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ नेशन इंपॉर्टेंस। ये मैंने पहले भी कहा था कि नेशनल ट्रिब्यूनल में ऐसी चीजें डिस्कस होती हैं, ऐसे चीजों को लिया जाता है नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजों को समय समय पे गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स में चेंजेस करती रहती है। इट डिपेंड्स ऑन दी पॉलिसीज एंड लॉज विच आर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। वो जिन चीजों को नेशनल इंपॉर्टेंस की मानेगी उन चीजों में यहाँ पर सुनवाई होगी। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हमेशा एक जैसी रहेंगी, डिपेंड करता है। कुछ सर्टेन चीजें फिक्स होती हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, जो नहीं बदलती, लेकिन बाकी चीजें समय के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से बदलती जाती हैं, क्योंकि इकोनॉमी और इंडस्ट्री में चीजें रैपिड और डायनेमिक सिचुएशन को लेके चलती हैं। तो रैपिड चीजें जहां होंगी, जहां डायनेमिक चीजें होंगी, वहां में पॉसिबल कि नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें जो है टाइम के हिसाब से और एड अप होती जाएं। लास्ट पॉइंट जो कि प्रीवियस स्लाइड्स में भी आपने देखा कि अगेन ये जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं इंडस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सर्टेन लॉज या एक्ट्स के थ्रू इम्पोर्टेंट हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं, तो उन मामलों को भी इससे सुनना है। नेशनल ट्रिब्यूनल जो है ऐसे इश्यूज को भी सुनती है जो लीगल हैं, जिसमें लीगल प्रोविजंस की आवश्यकता है, जो सर्टेन लॉज और एक्ट्स के द्वारा गवर्न होती हैं और गवर्नमेंट उसको लेके चलती है। तो आपने आज इतनी सारी चीजें देखी। हम लोगों ने आर्बिट्रेशन देखा, हम लोगों ने कॉन्सिलिएशन देखा, हम लोगों ने एडजुडिकेशन देखा, और एडजुडिकेशन में हम लोगों ने 3 लेयर सिस्टम देखा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आज का ये जो सेशन है वो बहुत वैल्यूएबल रहा होगा आपके लिए, इसलिए क्योंकि इस तरह के जो कंटेंट हैं, इस तरह के जो मैटर हैं, बहुत इजीली लोगों को अवेलेबल नहीं होते और बहुत इजी लैंग्वेज में। तो मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि इजी लैंग्वेज में आप तक चीजें पहुंचाता रहूं। जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल को जिसका नाम ग्रैंड गौरव है उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाएं कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले और मजेदार, नॉलेजेबल और ज्यादा एंटरटेनिंग लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।